नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म न्यू टारगेट कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका अपना दोस्त उमेश। दोस्तों, आज होने वाली है आपकी हिंदी की क्लास। जैसे कि हमारा ये सेशन चल रहा है हिंदी का, तो हिंदी हम कंप्लीट करने के बाद में दूसरे सब्जेक्ट कंप्लीट कराने आएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा चल रहा है जो हम पढ़ रहे थे विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। तो उसमें से जो हम दो टाइप के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसमें से विकारी शब्द के जो प्रकार थे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। इससे पिछले वाला जो सेशन था दोस्तों वो हमारा क्रिया के प्रकार से था। ठीक है, यानी कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया कहते किसे हैं। ठीक है, और क्रिया के अलग अलग तरीके से टाइप के कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कर्म के आधार पर 2 प्रकार की, सकर्मक, अकर्मक, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार की और प्रयोग के आधार पर 10 प्रकार की। ठीक है, तो मैंने पिछले सेशन में क्रिया को पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं जो दूसरा पार्ट है परिवर्तन के आधार पर, जो दूसरा टाइप है। पहला तो था विकारी शब्द, जिसको हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को दोस्तों अव्यय भी बोलते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय भी बोलते हैं। दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पल पल मिलती रहे। दोस्त, आइए शुरू करते हैं आज की अपना ये क्लास। अविकारी शब्द होते क्या हैं, तो पहले तो इनको जान लेते हैं। अविकारी शब्द कौन से होते हैं दोस्तों, पहले हम उसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं, इसके बाद हम जानेंगे उनके प्रकार को। तो अविकारी शब्द की बात करें तो अविकारी शब्द होते कौन कौन से हैं। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि का कोई प्रभाव ना पड़े वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द। यानी कि दोस्तों लिंग, वचन और जो काल, कारक वगैरह होते हैं और पुरुष होते हैं, उस पर क्या होता है कि अविकारी शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि वो जैसे हैं तैसे ही रहते हैं। यानी कि ना वो स्त्रीलिंग में बदलेंगे, ना पुल्लिंग में बदलेंगे, ना वचन में बदलेंगे, ना काल में बदलेंगे। यानी कि जैसे हैं तैसे ही रहते हैं, ज्यों के त्यों। दूसरा पॉइंट क्या है, जो शब्द जैसे होते हैं उनका वैसा ही प्रयोग सभी जगह पर हो, वही क्या कहलाते हैं, अविकारी अर्थात अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, अभी पता है, यानी कि काल कारक में वो बदलते नहीं है। अविकारी अर्थात अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, पूछ दिया जाता है कि अविकारी शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन होगा 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर होगा आपका 4 प्रकार के। कौन कौन से 4 प्रकार के, अब हम उनको डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, इसकी जो अगर आपको बेस समझ में आ गया ना, तो आगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यानी कि अविकारी शब्द को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो क्या कहलाते हैं, अविकारी या अव्यय शब्द। ठीक है, जो शब्द जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अविकारी या अव्यय शब्द। कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अब हमको जान लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्त, पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, यानी इनको हम आगे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। पहले इनको सिर्फ टाइप को जान लेते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। ठीक, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मय बोधक अव्यय। दोस्तों, अगर ऑप्शन में आएगा तो आंसर आपके 4 ही होते हैं, लेकिन एक और होता है जो कि काउंटिंग में नहीं लिया जाता है, जिनको हम निपात अव्यय भी बोलते हैं। निपात को हम इसके बाद वाला जो सेशन आएगा दोस्तों उसमें पढ़ेंगे। ठीक, अभी हम सिर्फ अविकारी शब्दों को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार के होते हैं, ये जो हमने दे दिया, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय। अब हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है, ये दोस्तों जो शब्द के भेद चल रहे हैं, जो टॉपिक चल रहा है हमारा, ये अक्सर एग्जाम में, जैसे कि केबीएस हुआ, सुपर टेट है, यूपी टेट है, एमपी पुलिस है, यूपी पुलिस है ना, जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उनमें ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चन को अपना क्लियर करने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। लेते हैं अब एक एक करके पूरी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। तो पहला था हमारा कौन सा, क्रिया विशेषण अव्यय। पहला टाइप है क्रिया विशेषण अव्यय।
देख लेते हैं क्या है भाई। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। दोस्तों हर एक टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से लिंक होता है। अगर आपने मेरा पिछला वाला सेशन नहीं देखा है यानी क्रिया का, तो उसमें मैंने सारी क्रियाओं के बारे में डिटेल में चर्चा की है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आया है क्रिया विशेषण अव्यय, यानी कि दोस्तों जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे आगे बढ़ो, अब बढ़ना तो है लेकिन कहाँ बढ़ना है? विशेषता बता रहा है क्रिया की, कहाँ? आगे बढ़ना। ठीक है, जैसे पीछे मुड़ो, मुड़ना तो है लेकिन कहाँ मुड़ना है? पीछे मुड़ना है, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन? क्रिया विशेषण अव्यय। कौन कौन से भाई? देख लेते हैं कौन कौन से 4 प्रकार के हैं। पहला है कालवाची। कालवाची यानी कि काल का ज्ञान कराता है, कौन सा समय है। ठीक है, आज, कल, परसों, अभी, सब, जब, अभी, अभी, ऐसे ये सारे जो कालवाची होता है पहला टाइप। दूसरा टाइप है क्रिया विशेषण का स्थानवाची, यानी स्थान का ज्ञान पता चलता है, स्थान की जानकारी मिलती है। आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, बाहर, इधर उधर, यहां वहां, कहां। ठीक है, जो तीसरा क्रिया विशेषण का प्रकार है वो परिणामवाची। परिणामवाची कैसा? जैसे थोड़ा, थोड़ा दूध, ज्यादा पानी, अत्यधिक, अल्प, न्यून, कम, बहुत और अधिक। ठीक है, ये क्या है? परिणाम, यानी परिणाम को पता चलता है। ठीक है, जैसे नहीं कहते थोड़ा सा दूध दे दो, तो क्या होता है? वो परिणाम मांगा, परिणाम में बोला जाता है। ठीक है, लास्ट है रीतिवाची। रीत का मतलब होता है तरीका। ठीक है, जो अव्यय किसी कार्य के होने की स्थिति का बोध कराए वो क्या कहलाते हैं? रीतिवाची। जैसे धीरे, तेज, जल्दी, अलग, अचानक, सहसा, एकदम, निरंतर, झटपट, धड़ाधड़, कुशलतापूर्वक। ठीक है, ये क्या है? रीति यानी तरीके का ज्ञान कराते हैं। रीति मतलब क्या होता है? तरीका। जो अव्यय किसी कार्य के होने की स्थिति का पता करते हैं, स्थिति को बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रीतिवाची अव्यय। जैसे धीरे, तेज, जल्दी, अलग, अचानक, सहसा, ये क्या है? सारे रीतिवाची अव्यय। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ये तो हमारा था अभिकारी शब्द का पहला टाइप। अब देख लेते हैं इसका दूसरा टाइप कौन सा है। तो दूसरा टाइप है इसका कौन सा? संबंध बोधक अव्यय। कौन सा है दोस्तों? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। जब क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग किसी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के साथ किया जाता है। किसका? क्रिया विशेषण अव्यय का, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। जब क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग किसी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के साथ किया जाता है तो सभी क्रिया विशेषण अव्यय संबंध बोधक कहलाते हैं। क्या? एक बार स्टेटमेंट फिर से पढ़ो, समझ आ जाएगा क्या बोल रहा है ये, कि जब क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग किसी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के साथ किया जाता है तो सभी क्रिया विशेषण अव्यय क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय। आगे समझ गए दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय शब्द किसी कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग। दोस्तों कारक चिन्ह को ही क्या बोलते हैं? परसर्ग बोलते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है ये कि परसर्ग किसे कहते हैं, तो कारक चिन्ह जो होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? परसर्ग। परसर्ग के बाद प्रयुक्त हो तो ये संबंध बोधक अव्यय बन जाते हैं। कैसे? घर से बाहर जाओ। अब घर से बाहर जाओ तो यहां पे बाहर क्या बदल जाएगा? ये कैसा है? अव्यय, अभिकारी शब्द है। ये बाहर क्या है? अभिकारी शब्द है। क्या बाहर बहरी बहरे हो जाएगा? नहीं होगा ना, बाहर का क्या रहेगा? बाहर ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये संबंध बोधक का काम करेगा, यानी कि दो घर और जाने के बीच में एक संबंध को प्रकट करेगा। ठीक है, सेनाएं आगे बढ़ी। तो अब यहाँ पे देखो आगे बढ़ी, अब सेना को जो संबंध प्रकट कर रहा है, सेनाएं बढ़ी, कहां बढ़ी? आगे बढ़ी। ये क्रिया विशेषण अव्यय है। यहाँ पे भाई जो क्रिया की विशेषता बताते तो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते थे। तो ये आगे बढ़ना है किसको? सेनाओं को। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। जब क्रिया विशेषण अव्यय किसी सर्वनाम के साथ में प्रयुक्त होता है तो क्या कहलाता है? संबंध बोधक अव्यय। तो वही तो बात है यहाँ पे, ये सर्वनाम के साथ में प्रयोग हुआ है आगे बढ़ना, तो ये क्या कहलाएगा? संबंध बोधक अव्यय। सेम नीचे तीसरा एग्जाम्पल क्या है? बंदर छत के ऊपर बैठा।
अब ये क्रिया विशेषण अव्यय, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है। बंदर बैठा तो है, लेकिन कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है। ठीक है, तो बंदर छत पर बैठा है, तो सर्वनाम की जगह पे क्या कर रहे हैं, जो क्रिया विशेषण अव्यय प्रयोग किए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय। तो ये ऊपर क्या है? संबंध बोधक अव्यय। आपका दूसरा संबंध बोधक अव्यय क्या हुआ? टाइप कंप्लीट हुआ किसका? आविकारी शब्द का। अब तीसरा टाइप कौन सा है उसको पढ़ लेते हैं। तीसरा टाइप है दोस्तों आपका समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा टाइप है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, क्या होता है भाई? जो अव्यय दो शब्द या वाक्यों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। ये दो प्रकार के होते हैं। सिंपल सा समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? जहां दो शब्द या वाक्यों को जोड़ा जाता है वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समानाधिकरण समुच्चय बोधक, यानी जिनका आधार समान होता है उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक, यानी जिनका आधार समान नहीं होता है या फिर कोई कथन बोला जाता है उन कथन को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, कैसे उनको समझ लेते हैं। राम व मोहन एक साथ खेलते हैं। राम व यहाँ पे क्या है? ये अब इनको देख लो पहले, ये कौन कौन से चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उनको देख लो, इसके बाद एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक में कौन कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? और व, या, तथा, अथवा का प्रयोग समान आधार वाले शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, और व्याधिकरण में जो जिनके आधार समान नहीं होते उनमें कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? की, चूंकि, ताकि, जिससे की, उससे की, ज्यों, ज्यों त्यों, जिसने, जैसा, वैसा, जैसा, वैसे, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, यद्यपि, तथापि, ऐसे जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग किसमें किया जाता है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक में दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। अब हम समझ लेते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक का एग्जाम्पल से। राम व मोहन एक साथ खेलते हैं। अब राम और मोहन दोनों का आधार क्या है? समान है। तो राम और मोहन को जोड़ने का काम किसने किया है? वा ने। तो हमने समानाधिकरण में क्या बताया था? और वा या का प्रयोग किया जाता है समान आधार को जोड़ने के लिए। तो यहां भी क्या है? वा, और यहां भी क्या है? वा। तो ये किसका हो गया? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। इसके अर्थ से ही स्पष्ट है, समानाधिकरण यानी जिसका आधार समान होता है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम व लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न। राम भी पुल्लिंग है, लक्ष्मण भी पुल्लिंग है, भरत भी पुल्लिंग है, शत्रुघ्न भी पुल्लिंग है। तो इनको आपस में सबको जोड़ने का कार्य किया है किन्होंने? समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों ने। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, यानी कि इन यूनिवर्सल बातें आती है। महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा? कि सदा सत्य बोलो। हमने आपको बताया था कि चूंकि, ताकि ऐसे क्या होते हैं? व्याधिकरण में प्रयोग किए जाते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो यहाँ पे की जो लगाया गया है, महात्मा गांधी ने कहा और सदा सत्य बोलो, दोनों जो वाक्य थे, वाक्य और वाक्य थे, उन दोनों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसे ही आपका दूसरा एग्जाम्पल है, उसने कहा कि वह कल नहीं आएगा। उसने कहा, ये तो अलग हो गया एक सेंटेंस, कि वह कल नहीं आएगा, यानी कि उसने कहा और वह कल नहीं आएगा को जोड़ने का कार्य किसने किया है? की ने। तो यहाँ पे क्या हो गया? व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगला टाइप पढ़ लेते हैं, जो है हमारा चौथा टाइप। चौथा टाइप कौन सा है? विस्मय बोधक संबोधन बोधक अव्यय, यानी या तो विस्मय बोधक अव्यय बोला जाता है या फिर इसको संबोधन बोधक अव्यय भी बोला जाता है। ठीक है, जान लेते हैं। ये लास्ट टाइप बचा हुआ है दोस्तों हमारा। कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? जैसे आश्चर्य, हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा। ग्लानि या घृणा दोनों, ग्लानि को ही घृणा बोला जाता है, या आशीर्वाद। आश्चर्य क्या होता है? आश्चर्य जैसे शाबाश, काश, वाह, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। हर्ष में क्या होता है? ओहो, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं दोस्तों, तो ओहो इतना बढ़िया काम कैसे कर गया। शोक में क्या होता है? हाय हाय, बाप रे। शोक में क्या होता है? बाप रे। नहीं, किसी कोई खराब न्यूज मिलता है तो कहते हो बाप रे ऐसा हो गया, बस करो।
ग्लानि घृणा कैसे, छी छी, कुछ गंदी चीजें देख लेते हैं तो ग्लानि घृणा प्रकट होती है हमारे अंदर, तो वो वाले शब्द होते हैं छी छी, थू थू, धत तेरे की, नहीं कहते हैं धत तेरे की, ऐसा काम कर गया तुम। आशीर्वाद में जीते रहो, आयुष्मान भव और दीर्घायु हो। जिन ये जो शब्द हैं जिन वाक्यों में प्रयोग होते हैं वो कैसे होते हैं, विस्मय बोधक या संबोधन बोधक अव्यय। एग्जाम्पल से जान लेते हैं कैसे। शाबाश आपने तो कमाल कर दिया। एग्जाम्पल क्या है, शाबाश आपने तो कमाल कर दिया। अब यहां जो शाबाश प्रयोग किया है ये कैसा है, आश्चर्य। देखिए मैंने आश्चर्य, शाबाश आपने तो कमाल कर दिया, यानी कि जो करने लायक नहीं थे वो भी कर डाला आपने, तो क्या हुआ, शाबाश आपने तो कमाल कर दिया। तो शाबाश क्या है, ये विस्मय बोधक अव्यय या संबोधन बोधक अव्यय। दूसरा एग्जाम्पल, वह कितने अच्छे बच्चे हैं। वह नहीं है, वह कितने अच्छे बच्चे हैं, यानी कि बच्चों ने कुछ अच्छा कमाल का काम कर दिया तो कोई तारीफ कर रहा है उनकी, वह कितने अच्छे बच्चे हैं, है ना। तो वह क्या है यहाँ पे, विस्मय बोधक या संबोधन बोधक अव्यय। दोस्तों अव्यय का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही मजेदार वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा जो कि सिलेक्टेड कंटेंट होगा आपके लिए और आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। ये जितने भी सेशन है मैंने आपको बताया था, यानी कि चाहे आपका यूपी पुलिस हो, आरओ हो, यूपी एसआई हो, यूपी टेट हो, केबीएस की भर्ती हो, चाहे रीट का एग्जाम हो या एमपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम होता हो जो कि यूपी में होता है, सभी के लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। यानी कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, 90% इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।